दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश कुमार। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, बुधवार को वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पारित हो गया। रात को 2 बजे तक चली इस बहस में लगभग 520 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिसमें 288 सदस्यों ने पक्ष में वोट डाला और 232 सदस्यों ने इसके विपक्ष में वोट डाला। दोस्तों, ये बिल गुरुवार को राज्यसभा से भी पारित हो गया और इसको राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल चुकी है। हम इस बिल के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम वक्फ और उसके इतिहास को समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल बनता है कि वक्फ का अर्थ क्या है। वक्फ इस्लामी कानून के तहत विशेष तौर पर धार्मिक व धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित की गई संपत्ति की बात करता है। वक्फ ये सुनिश्चित करता है कि इन संपत्तियों का कोई अन्य उपयोग ना हो सके और इसकी बिक्री को निषेध किया जाए। वक्फ के तहत संपत्ति वक्फ करने वाले से हस्तांतरित करके अल्लाह के नाम पे हस्तांतरण कर दी जाती है। वक्फ का मतलब है कि संपत्ति का स्वामित्व अब वक्फ करने वाले व्यक्ति से छीन लिया जाता है और अल्लाह द्वारा हस्तांतरित और हिरासत में लिया जाता है। वक्फ वह व्यक्ति होता है जो लाभार्थी के लिए वक्फ बनाता है। चूंकि वक्फ संपत्तियां अल्लाह को सौंपी जाती हैं, इसलिए भौतिक रूप से मूर्त इकाई की अनुपस्थिति में वक्फ का प्रबंधन या प्रशासन करने के लिए वक्फ द्वारा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक मुतवल्ली नियुक्त किया जाता है। एक बार वक्फ होने के बाद संपत्ति का स्वामित्व अपरिवर्तनीय हो जाता है। भारत में वक्फ का इतिहास। भारत में वक्फ का इतिहास दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दिनों में देखा जा सकता है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मुइजुद्दीन सैम गौर ने मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव समर्पित कर दिए थे। इन 2 गांवों का प्रशासन उन्होंने शेखुल इस्लाम के हाथों में दे दिया था। जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत में इस्लामिक राजवंश की बढ़ोतरी हुई, वैसे वैसे वक्फ संपत्तियों की भी बढ़ोतरी दिल्ली सल्तनत में होती रही। 19वीं सदी के आखिर में भारत में वक्फ को खत्म करने का मामला तब उठाया गया जब ब्रिटिश राज के दिनों में वक्फ संपत्ति को लेकर विवाद लंदन की प्रीवी काउंसिल में पहुंचा था। मामले की सुनवाई करने वाले 4 ब्रिटिश जजों ने वक्फ को अमान्य घोषित कर दिया था। हालांकि इस फैसले को भारत में स्वीकार नहीं किया गया और 1913 के मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम ने भारत में वक्फ संस्था को बचा लिया। दोस्तों, अगला सवाल है, वक्फ अधिनियम के माध्यम से भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में प्रमुख विधायी परिवर्तन और विकास क्या क्या हुए हैं। वक्फ अधिनियम 1954। स्वतंत्रता के बाद वक्फ को और मजबूत किया गया है। 1954 के पारित वक्फ अधिनियम ने वक्फ के केंद्रीकरण की दिशा में एक मार्ग प्रदान किया था। वक्फ अधिनियम 1954 के तहत भारत सरकार द्वारा 1964 में एक वैधानिक निकाय सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। यह केंद्रीय निकाय विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों के तहत काम की देखरेख करता है, जिन्हें वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 9/1 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था। वक्फ अधिनियम 1995 में मुसलमानों के लिए और भी अधिक अनुकूल बनाया गया, जिसने इसे एक प्रमुख कानून बना दिया। वक्फ अधिनियम 1995 को भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह वक्फ परिषद राज्य वक्फ बोर्डों और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्ति और कार्यों के साथ साथ मुतवल्ली के कर्तव्यों का भी प्रावधान करता है। यह अधिनियम एक वक्फ न्यायाधिकरण की शक्ति और प्रतिबंधों का भी वर्णन करता था, जो अपने अधिकार क्षेत्र के तहत एक सिविल कोड के बदले में कार्य करता है। वक्फ न्यायाधिकरण को एक सिविल न्यायालय माना जाता है और इसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करना आवश्यक है। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और पक्षों पर बाध्यकारी होगा। कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्रवाई किसी भी सिविल न्यायालय के अधीन नहीं होगी। इस प्रकार वक्फ न्यायाधिकरण का निर्णय किसी भी सिविल न्यायालय से ऊपर है। दोस्तों, अगला सवाल बनता है कि क्या वक्फ संपत्तियां रद्द की जा सकती हैं। जी नहीं दोस्तों, वक्फ संपत्तियां रद्द नहीं की जा सकती, क्योंकि वक्फ होने के बाद संपत्ति अल्लाह को हस्तांतरित हो जाती है और संपत्ति अल्लाह से वापस नहीं ली जा सकती है। एक बार अगर कोई संपत्ति वक्फ हो गई तो वो हमेशा वक्फ रहती है। उदाहरण के लिए बेंगलुरु ईदगाह का मैदान, जिसे 1850 के दशक से वक्फ संपत्ति के रूप में दावा किया जाता है, और दूसरा सूरत नगर निगम की इमारत, जिसका दावा मुगल काल में हज के दौरान सराय के रूप में ऐतिहासिक उपयोग के कारण किया गया था।
दोस्तों अगला सवाल है कि क्या सभी इस्लामिक देशों में वक्फ है? नहीं दोस्तों, सभी इस्लामिक देशों में वक्फ नहीं है। सीरिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और इराक जैसे इस्लामी देशों में वक्फ नहीं है। भारत में न केवल वक्फ बोर्ड सबसे बड़े शहरी भूस्वामी है, बल्कि उनके पास कानूनी रूप से उनकी सुरक्षा करने वाला एक अधिनियम भी है। दोस्तों अगला सवाल है कि वक्फ बोर्ड भारत में कितनी संपत्तियों को नियंत्रित करता है? वक्फ बोर्ड भारत में 9,40,000 एकड़ संपत्ति को नियंत्रित करता है, जो कि 87 लाख संपत्तियां होती हैं। इन सभी संपत्तियों का अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपीस होता है। वक्फ बोर्ड भारत में इस समय सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद सबसे बड़ा भूस्वामी है। वक्फ बोर्ड के तहत कितनी अचल संपत्तियां पंजीकृत हैं? दोस्तों वक्फ बोर्ड के तहत इस समय 8,72,328 अचल संपत्तियां पंजीकृत हैं। वक्फ बोर्ड के अंतर्गत इस समय कितनी चल संपत्तियां पंजीकृत हैं? दोस्तों इस समय वक्फ बोर्ड के अंतर्गत 16,713 चल संपत्तियां पंजीकृत हैं। संशोधन बिल 2025 के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लेते हैं। इस कानून के लागू होते ही वक्फ का डेटाबेस ऑनलाइन हो जाएगा। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के पारित होते ही वक्फ कानून में बड़े बदलाव हो चुके हैं। कानून के लागू होने के 6 महीने के भीतर हर वक्फ संपत्ति को सेंट्रल डेटाबेस पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। वक्फ में दी गई जमीन का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल पर 6 महीने के अंदर अपलोड करना होगा। जरूरत पड़ने पर उचित कारणों के साथ टाइमलाइन को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों इस कानून के लागू होते ही वक्फ को डोनेशन में दी गई हर जमीन का ऑनलाइन डेटाबेस रखना होगा और वक्फ बोर्ड इन प्रॉपर्टीज के बारे में किसी बात को छुपा नहीं पाएगा। किस जमीन को किस व्यक्ति ने डोनेट किया, वो जमीन उसके पास कहां से आई, वक्फ बोर्ड को उससे कितनी इनकम होती है, उस प्रॉपर्टी की देखरेख करने वाले मुतवल्ली को कितनी तनख्वाह मिलती है, ये जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर मुहैया होगी। इससे वक्फ की प्रॉपर्टीज में ट्रांसपेरेंसी आएगी और वक्फ को होने वाले नुकसान भी कम होगा। तो इस कानून के तहत गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना अनिवार्य हो गया है। एक बड़ा बदलाव यह भी आएगा कि गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना जरूरी होगा। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं के साथ दूसरे धर्म से जुड़े 2 लोग शामिल होंगे। वक्फ बोर्ड में नियुक्त किए गए सांसद और पूर्व जजों का भी मुस्लिम होना जरूरी नहीं होगा। सरकार के मुताबिक इस प्रावधान में पिछड़े और गरीब मुस्लिमों को भी जगह मिलेगी और वक्फ में मुस्लिम महिलाओं को भी हिस्सेदारी होगी। वक्फ बोर्ड में 2 मुस्लिम महिलाएं भी होंगी। राज्यों के वक्फ बोर्ड में भी 2 मुस्लिम महिलाएं और 2 गैर मुस्लिम सदस्य जरूर होंगे। साथ ही शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिमों से भी एक सदस्य को जगह देना अनिवार्य होगा। इनमें बोहरा और आगा खानी समुदायों से भी एक सदस्य होना चाहिए। इन दोनों मुस्लिम संप्रदायों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाने का भी प्रावधान इस कानून में जोड़ा गया है। अफसर के पास होगा सभी विवाद निपटाने का अधिकार। किसी भी विवाद की स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट के अफसर को यह सुनिश्चित करने का अधिकार होगा कि यह प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है। हालांकि बिल के प्रावधान को लेकर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है। विपक्षी सांसदों का कहना है कि अफसर सरकार के पक्ष में फैसला करेंगे और यह भी तय नहीं है कि अफसर कितने दिन में किसी विवाद को निपटाएंगे। सिविल या हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। इस कानून के तहत ऐसा कहा गया है कि अब डोनेशन में मिली प्रॉपर्टी ही वक्फ की होगी। जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल रेवेन्यू कोर्ट में अपील कर सकेगा। साथ ही सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील हो सकेगी। ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी जा सकेगी। मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ 90 दिनों में रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील दायर करने का लोगों के पास अधिकार होगा, जो मौजूदा कानून में नहीं था। सरकार के पास होगा वक्फ के खातों का ऑडिट करने का अधिकार। केंद्र और राज्य सरकारों के पास वक्फ के खातों का ऑडिट करने का अधिकार होगा। इससे किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा। वक्फ बोर्ड सरकार को कोई भी जानकारी देने से मना नहीं कर सकता और वक्फ बोर्ड यह भी नहीं कह सकता कि कोई जमीन का उनके पास डेटा अवेलेबल नहीं है। दोस्तों इस कानून के तहत महिलाएं भी वक्फ की जमीन में होंगी उत्तराधिकारी। कोई भी व्यक्ति उसी जमीन को डोनेट कर पाएगा जो उसके नाम पर रजिस्टर्ड होगी। वक्फ भी ऐसी संपत्तियों पर अपना दावा नहीं कर पाएगा जहां कोई व्यक्ति किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड जमीन को दान में देता है। इसे इलीगल माना जाएगा। खास बात यह है कि वक्फ अल औलाद के तहत महिलाओं को भी वक्फ की जमीन में उत्तराधिकारी माना जाएगा। यानी जिस परिवार ने वक्फ की जमीन
वक्फ अल औलाद के लिए डोनेशन में दी है, उस जमीन से होने वाली इनकम सिर्फ उन परिवार के पुरुषों को नहीं बल्कि उसमें महिलाओं का भी हिस्सा होगा। प्रॉपर्टी का ब्यौरा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होगा। जिन सरकारी प्रॉपर्टीज पर वक्फ अपना कब्जा बताता आ रहा है उनको पहले दिन से ही वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। अगर ये दावा किया जाता है कोई सरकारी प्रॉपर्टी वक्फ की है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार मामले की जांच कराएगी। जांच पड़ताल करने वाला अफसर कलेक्टर रैंक से ऊपर का होगा। जांच रिपोर्ट में वक्फ का दावा गलत निकलता है तो सरकारी प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होगा। प्रॉपर्टीज नियम इन पर होगा लागू। साथ ही यह सरकारी प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं मानी जाएगी। ये नियम उन सरकारी प्रॉपर्टीज पर भी लागू होंगे जिन पर पहले से वक्फ का दावा और कब्जा है। सबसे बड़ा बदलाव ये आएगा कि वक्फ बिना किसी दस्तावेज और सर्वे के किसी जमीन को अपना बताकर उस पर कब्जा नहीं कर सकेगा। कोई अन्य प्रॉपर्टी या जमीन वक्फ की है या नहीं, इसकी जांच कराने के लिए राज्य सरकार को जरूरी अधिकार दिए गए हैं। धन्यवाद दोस्तों।